नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हम अक्सर बनाते रहते हैं ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सके। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, पवन राय साहब जी, जो बेसिकली इंजीनियर हैं। 40 साल तक इंजीनियरिंग करने के बाद अब वो हेल्थ से, नेचर से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं और इसे अपना पैशन बना चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर विक्रम सर भी, अगर उनके फैमिली बिजनेस की बात की जाए तो ज्वेलरी बिजनेस से आते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना मिशन आयुर्वेद को चुना। पूरी दुनिया में आयुर्वेद को फैलाने का काम कर रहे हैं और बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। तो आज हम इन दोनों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस मकसद के साथ या क्या ऐसा था जो इन्हें नेचर से जोड़ता है और हेल्थ को सुधारने में ये जद्दोजहद से लग चुके हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं आज। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप जैसे दिग्गज हमारे साथ मौजूद हैं तो बहुत सी नॉलेज हमें मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज की बात करती हूँ जो रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में लगभग सबकी, चाय के बिना बहुत से लोगों का दिन नहीं शुरू होता। लेकिन साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये जो चाय हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी इसे हम छोड़ नहीं पाते। तो मैं आज आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास इसके, और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए कि आपको वो सुबह की चाय का स्वाद भी मिल जाए और आपकी हेल्थ को कोई नुकसान भी ना हो। मैं बहुत आभारी हूँ प्लैनेट आयुर्वेदा डॉक्टर विक्रम और डॉक्टर मीनाक्षी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। मैं अपने ये जो काम कर रहा हूँ अभी, मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है जिसमें मैं अपने काम कर रहा हूँ, जिसको मैंने पैशन हो गया हुआ है। इसमें हम कुछ फूल उगाते हैं, कुछ पत्तियाँ, कुछ नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे आपने सवाल पूछा है कि सुबह की चाय जो है, वो जो चाय हम पैकेट्स में बंद पी रहे हैं चाय, वो हमें नुकसान करती है। और जिस तरह से हम स्पेशली उसमें दूध डाल के बनाते हैं वो ज़्यादा नुकसान करती है हमें चाय। जितनी ही हम प्योर चीज़ों को डायरेक्ट यूज़ करेंगे उतना ही हमें उसका बेनिफिट होता है। इसमें हम यदि डायरेक्ट पत्ती से ही चाय बनाएं, डायरेक्ट पत्ती की चाय पिएं तो बेहतर रहेगा, या फिर हम यदि उसको भी रिप्लेस करना चाहें तो हम कुछ भी इसमें एडिटिव्स डाल के, जो खुशबू की चीज़ें डाल के, या कुछ भी जिनके हमें जो हमारी किचन में अवेलेबल हैं, उसी से यदि हम चाय बनाएं तो हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर रहता है। इसमें हम कुछ भी फूल भी ऐड कर सकते हैं। जी सर, आप जैसा अक्सर ऑलमोस्ट हर डिजीज के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली अवॉइड कराते हैं, मिल्क अवॉइड कराते हैं, तो क्या इसी तरह चाय भी अवॉइडेड है, या जो सिंपल हमारे घरों में चाय पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, अगर बिना दूध के वो चाय क्या ली जा सकती है, या वो भी? देखिए, चाय का जो हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था ना, वो ब्रिटेन के लोगों ने किया था, ब्रिटिशर्स ने। वो चाय लेके आए थे और हमें आदत डाल के चाय की, लत डाल के नशे की। तो अगर ये हालत है कि कोई भी जो खास करके लेडीज़ हैं, वो चाय के बिना उनकी नींद नहीं खुलती है, तो वो उसमें नशा होता है, कैफीन होता है, निकोटीन होता है। निकोटीन जो है, जैसे तंबाकू खाते हैं ना, मोस्टली लोग जो है आजकल वो दांत के नीचे, जीभ के नीचे रखते हैं जो तंबाकू, गुटका तो गुटका रखते हैं, उससे उसमें भी निकोटीन होता है, उससे नशा होता है। तो ऐसे ही चाय की पत्ती, जो नॉर्मल चाय की पत्ती मिलती है, उससे लेडीज जो है वो सुबह सुबह चाय पीती है, जेंट्स भी पीते हैं, सबको आदत पड़ गई पूरे कंट्री में। तो नशे की आदत अंग्रेजों ने हमें लगाई थी, परंतु उसको छोड़ने के लिए हमें ये चाहिए कि हम जो नेचुरल आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव जो हम पहले लेते थे, सन 1850 से पहले जो हम लेते थे, वो क्या थे? वो आयुर्वेदिक काढ़े थे। जैसे हमने लेवेंडर की चाय पी ली, कभी कैमोमिल की पी ली, कभी हमने तुलसी की पी ली, कभी अदरक बाल करके पी लिया, है ना, कभी हमने दालचीनी डाल ली उसमें। तो इस तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ डाल के हम लोग चाय बनाते थे पहले।
है ना, पुदीने की चाय पेट के लिए बना लेते थे। तो ये हर्बल टीज जो है वो हमारे कंट्री में सदियों से चल रही थी। तो वो पवन जी जो है, इनसे मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई। बड़े इंटरेस्टिंग इंसान हैं, बहुत मेहनती हैं, और इन्होंने काफ़ी फार्म्स लगाए हैं अपने। उस पर इन्होंने कैमोमिल और हार सिंगार और शंख पुष्पी और कौन से प्लांट से, कैलेंडुला, हिबिस्कस। तो ये आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक प्लांट्स लगाए हैं, और फूल इकट्ठे किए हुए उन्होंने इन सब प्लांट्स के। तो मुझे लगा कि इनके पास काफ़ी प्रैक्टिकल ज्ञान है, तो वी शुड। तो पवन जी, आप मुझे बताइए कि आप कब से कर रहे हैं ये काम? ये काम सर, मैं पहले तो इंजीनियरिंग जो है 2020 में कोरोना के जो फर्स्ट वेव थी, उसके बाद मैंने अपना जो इंजीनियरिंग वाला था, उससे मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि मैं इससे रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि एक पैशन की तरह से मैंने हमेशा काम किया उसको भी। इंजीनियरिंग का हमने सबसे बेस्ट पार्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग थी इंडिया में की। जो कंपनीज के लिए मैं डायरेक्ट सप्लायर था, कई सारी कंपनीज का डायरेक्ट सप्लायर था। तो वो एक स्टैग्नेशन थी लाइफ में, एक मोनोटनी कह सकते हैं। ठीक बात है। तो उसको मैंने चेंज किया। मेरे पास ये ज़मीन 2000 से थी। अच्छा। तो इसमें हम लोग पहले नॉर्मल चल रहा था, इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। या उसको एक बंदा रखा हुआ था, वो अपना ध्यान रखता था। कुछ पेड़ पौधे लगा देते थे और भूल जाते थे। तो फिर वो जब थोड़ा बहुत कट गया, कभी उसको कोई पॉपुलर लगा दिया, कोई सफेदा लगा दिया, तो हम इस तरह से उसमें चल रहे थे। और 2019 में हमें मेरे फ्रेंड ने बताया कि आप नींबू के पौधे लगवाओ। अच्छा। तो हमने पहली बार उसमें नींबू के पौधे लगवाए थे, जो हमारे पास अभी भी कुछ प्लांट्स बाकी हैं। और उसके बाद से फिर हमने इसी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फैक्ट्री बंद कर दी, उसका सब कुछ सेल आउट करके टोटली डेडिकेटेड इसी को ही देख रहे हैं। तो जो और भी लोग हैं जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, बहुत सारे फार्मर्स हैं इंडिया के। तो वो गेहूं, चावल, है ना, ये सब चीज़ें उगाते जा रहे हैं। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डालते जा रहे हैं। ज़मीन भी ख़राब हो रही है, लोगों की सेहत भी ख़राब हो रही है ना। उससे यूरिया, लोगों का यूरिया बढ़ा हुआ है, किडनी ख़राब हो रही है, कहते मेरा यूरिया बढ़ गया, मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, है ना। किडनी ख़राब हो रही है तो यूरिया डालोगे तो क्रिएटिनिन ख़राब बढ़ेगा ही ना। बिल्कुल। तो उनको भी प्रेरणा देना चाहूँगा पवन जी के माध्यम से कि आप भी अपने खेतों में कुछ ऐसे आयुर्वेदिक के मेडिसिनल प्लांट्स लगाइए जिससे सोसाइटी का भला हो, और पेस्टिसाइड यूज़ मत कीजिए, तो उससे नुकसान बहुत होता है। बिल्कुल। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप वहाँ पे उगा रहे हैं, जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं और हर्बल टीज़ जिनसे बनती है? हमारे पास डॉक्टर साहब हिबिस्कस रहता है, शंख पुष्पी जिसे अपराजिता भी बोलते हैं, और शंख पुष्पी ब्लू टी बोलते हैं। ब्लू टी के नाम से अपराजिता काफी पॉपुलर है। हाँ जी, ब्लू टी काफी ज्यादा पॉपुलर है। बहुत लोग यूज करते हैं, और कई लोग जब बाहर जाते हैं वहाँ थाईलैंड से या वियतनाम से ऐसे खरीद के लेके आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अपराजिता को शंख पुष्पी बोलते हैं आपके? शंख पुष्पी क्योंकि अलग प्लांट होता है, ये ब्लू कलर का जो इसकी बेल है उसको उगाते हैं आप? एक ही चीज है ये। अपराजिता हिंदी में अपराजिता बोलते हैं, और ब्लू पी जो है वो उसी के फूल हैं। उसी के फूल है। इसमें कई रंग के होते हैं जी, व्हाइट भी होते हैं। ब्लू वाला फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। हाँ, ब्लू सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है। ओके। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डिप्रेसेंट। अच्छा, एंटी डिप्रेसेंट है ये, सबसे अच्छा एंटी डिप्रेसेंट है। ओके ओके। शंख, उसके अलावा और कौन से आप प्लांट्स उगा रहे हैं? इसमें फिर हमारे पास देसी गुलाब हमने रखा हुआ है अपने पास। अच्छा। देसी गुलाब नॉर्मल, उसके बहुत अच्छे, उसके भी बड़े बहुत यूजफुल है। उसके क्या आप प्रैक्टिकली किन लोगों को देते हैं? उसको चाय की तरह से ही यूज कर सकते हैं, फ्लेवर करो, उसमें डिटॉक्स करता है सबसे ज्यादा। ये चीजें जो है
चाय बना के पीने से, इस तरह के से। हाँ। तो डिटॉक्स, सबसे ज़्यादा बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है हमें, वो ज़्यादा करते हैं ये। हाँ, जितनी भी हर्बल टीज हैं वो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और रोज टी जो है, गुलाब की पंखुड़ियों की जो चाय है, उसका काढ़ा बना के लोग पिए तो वो हार्ट के लिए, आयुर्वेद में बताया कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तरुणी बोलते हैं संस्कृत में रोज को, तो हार्ट के लिए अच्छा बना गया है। तो हम लोग आयुर्वेद में तो उसका गुलकंद भी बनाते हैं। हाँ जी, गुलकंद उसका बनता है। गुलकंद भी बनता है। गुलाब की पत्तियों का जूस भी आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स को मैं बहुत देता हूँ कोलाइटिस देते हैं। पेशेंट्स को, जी। जिसको बेसिकली ठंडा है ना, गुलाब जो है वो ठंडा है। तो ये हमारे इंडिया का कल्चर है। तो हम लोगों ने क्या किया, चाय पीनी शुरू कर दी, कॉफी पीनी शुरू कर दी, गुलाब की पंखुड़ियों को भूल गए, है ना। एसिडिटी के लिए, अल्सर के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, है ना, जो गर्मी से होने वाली जो बीमारियां हैं, है ना, तो उसके लिए जो सिंपल गुलाब की पंखुड़ियों का अगर आप रस पी ले या उनको उबाल के काढ़ा पी के, जैसे रोज टी जिसको बोलते हैं, उसमें नींबू वगैरह मत डालें। टेस्ट के लिए लोग डाल भी लेते हैं, पर हेल्दी लोग तो डाल सकते हैं खैर, बट जिसको अल्सर वगैरह है वो नींबू ना ले, खट्टा हो जाएगा ना। तो और आपने मुझे बता रहे थे आप पवन जी की कैलेंडुला है, और भी कुछ प्लांट्स हैं। कैलेंडुला है हमारे पास, हम लगाते हैं। कैलेंडुला सीजनल रहता है ये। अच्छा, सर्दियों में लगता है। तो उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं आप कि नहीं डालते? नहीं, हमारे यहाँ पे हम फर्टिलाइजर जो है वो सिर्फ केंचुआ खाद या देसी खाद ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हम लोग या उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो जमीन में जरूरी होते हैं, हाँ, जैसे जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये तो न्यूट्रिशन हो गई ना, न्यूट्रिशन जो है वही इस्तेमाल करते हैं। हम लोग यूरिया का इस्तेमाल किसी भी तरह के अपने जो पौधे हैं या फसल है छोटी जो भी करते हैं, उसमें हम यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। तो सर यूरिया का ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? सेफ ऑल्टरनेटिव्स क्या उसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है? न्यूट्रिएंट्स डाल दिया ना हमने। जो न्यूट्रिएंट्स है, जब हमने जमीन की ताकत ही पूरी कर दी, तो उससे यदि हमने केंचुआ खाद डाली या देसी खाद डाली तो जमीन की ताकत बढ़ रही है जी। उसकी जो पीएच वैल्यू बैलेंस हो रही है। जो यूरिया डालने से वो पीएच बैलेंस बिगड़ रहा है। तो जो किसान इतना डाल रहे हैं यूरिया और इतना फर्टिलाइजर डाल रहे हैं और कई कुछ पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उनको मारने के लिए, कीड़ों को, तो आप कोई आइडिया दीजिए जिससे कि उनकी खपत भी पूरी हो जाए और वो कीड़े भी ना पड़े, उसमें पेस्ट भी ना। सर, ओवर यूज ऑफ यूरिया तो खराब ही कर रहा है हमारे जितने भी फसलें हैं, उसमें जितना भी हम ज़्यादा यूरिया यूज़ कर रहे हैं वो फसलें हमारी ख़राब हो रही हैं। वो हम उतना ही उसको टॉक्सिक बना रहे हैं। जो कंजम्पशन में हम उसको ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करके हम फसलों को ख़राब कर रहे हैं। तो उसकी जगह पे जो हम जब देसी खाद डालते हैं तो उसमें हमारी ज़मीन जब बैलेंस्ड है, ज़मीन में जब न्यूट्रिएंट्स पूरे हो गए तो पौधे की हेल्थ अच्छी ही रहेगी। ठीक बात है। जब पौधे की हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो आपको मिल रहा है वो हेल्दी मिल रहा है। यूरिया तो सिर्फ एक यूरिया ही मिल रहा है उसमें वो जो पुश है, यूरिया का एक पुश है जो उसने पौधे को ग्रोथ दे दिया। वो हर बार आपको रिपीट करना पड़ता है, हर बार उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ रही है। हमें अपनी ज़मीन को बेहतर करना चाहिए। हमें अपने जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी बढ़ानी चाहिए। उसमें हमें देसी खाद यूज़ करना है या केंचुआ खाद यूज़ करना है। देसी खाद का से आपका क्या मतलब है कि किसको? इसमें गोबर खाद, गोबर की खाद जितने भी हम जो तो गांव में लोगों के पास इतनी गाय हैं तो उसी से बनाई जा सकती है। बिल्कुल बनती और है। जो प्लांट्स नीचे गिर जाते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, जो प्लांट्स या पत्ते, हाँ जी, पत्ती, उसको भी पत्ती इकट्ठे करके आप जी, जो फल सब्जियों के छिलके हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको भी काफी कुछ जो हमारी फसलें होती हैं उसको आजकल जैसे गन्ने का है, गन्ने के जब कटने के बाद जो पत्ते हैं उसको भी काट के स्टोर कर दिया जाता है ताकि वो बाद में खाद बन जाती है। वो भी बड़ी अच्छी खाद बन रही है। उससे तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगी मुझे लगता है। इन चीज़ों से जो कुछ ग्रो होगा वो बेहतर क्वालिटी का हो। रिसेंटली मेरे पास पेशेंट आए थे, फार्मर थे, किसान थे, वो उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, किडनी फेल थी।
कहते सर मेरा ना यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, अब बताओ मैं क्या करूं। मेरे को डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा डायलिसिस करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना तुम गेहूं उगाते हो, उसमें डालते हो यूरिया और इस तरह की चीजें हैं? कहते बहुत डालते हैं। कहता परंतु अपने लिए तो मैं अलग निकाल लेता हूँ। तो किसान जो है अपने लिए अलग निकाल लेते हैं और लोगों के लिए यूरिया वाला देते हैं, फिर भी बीमार हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये गलत काम करना छोड़िए जी। आप धरती माँ को जो है उसका भी माँ की तरह ध्यान रखें। जो जमीन है ना उसको यूरिया मुक्त करें, उसको बचाएं और उसकी उसमें जैसे पवन जी ने बताया ना कि खाद नेचुरल डालें, है ना। नेचुरल खाद जितना हम उसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना बहुत प्रोडक्शन होगी। उसका दाम चाहे आप बढ़ा के रखना चाहते हैं, ऑर्गेनिक का तो वैसे ही बहुत पैसा मिलता है। अगर आप ऑर्गेनिक के नाम से बेचते हैं सामान अपना मार्केट में, तो पब्लिक लेने को तैयार है। दिल्ली में, बॉम्बे में या चंडीगढ़ में सब बड़े शहरों में लोग खरीदने को तैयार है। तो कम से कम आप ऑर्गेनिक ग्रो करें। जो खाद वाली है वो नुकसान कर रही है आपको अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी और सारे समाज को भी और सारी दुनिया को। तो ये बीमारियां एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ कि जो यूरिया स्प्रे किया जाता है, यूरिया डाला जाता है सॉइल में, तो वो सॉइल को तो खराब कर ही रहा है ना। प्लस क्या वो हवा में भी आता है, या जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू भी हमारे अंदर जाता है, या सिर्फ जो हम उसके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाएंगे तब वो नुकसान करने वाला है? या पानी के साथ जैसे बारिश होती है तो क्या वो बह के भी जा सकता है, उसकी वजह से भी टॉक्सिसिटी या प्रॉब्लम हो सकती है? ये हवा में नहीं इतना उड़ जाता है थोड़ा सा। यूरिया जब डालते हैं यदि पानी नहीं लगा तो थोड़ा सा उड़ जाएगा। ओके। अदरवाइज वो सारा पानी के साथ मॉइस्चर के साथ नीचे चला जाता है, जमीन में चला जाता है। ओके। हाँ, यदि उसमें बारिश पड़ जाए, ज्यादा बारिश पड़ जाए तो वो दूसरे खेत में चला जाता है जी। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ किसान अपनी अलग चीजें रखते हैं, तो वो जो अलग चीजें हैं वो उसमें उन्होंने इस्तेमाल कम किया है, लेकिन बाकी सारे खेत में वो सब चीजें इस्तेमाल की हैं जो बाजार में जा रही हैं। लेकिन उनका असर ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें नहीं था। असर है उसमें, लेकिन थोड़ा है जी। हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सारे को ही अच्छा खाना बनाएं। ये बिल्कुल जी। तो सर जैसे हम टीज की बात कर रहे थे, हिबिस्कस टी भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो वो उसकी पहचान क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस किस चीज के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हिबिस्कस का जो फूल होता है, घंटी फूल उसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें लंबी से वो निकला होता है, पराग उसमें होता है, उसको निकाल दिया जाता है। उसकी जो पत्तियां हैं उनको सुखाया जाता है, तो उनको सुखा के उसी को चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी फूल लेके उसके पत्तियों को बॉईल करके उसको यूज कर सकते हैं। और ये बालों के लिए अच्छा होता है। डिटॉक्स तो ये सब चीजें डिटॉक्स तो करती ही है। ये सबसे पहला इनका काम है, ये डिटॉक्स करती है, तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है जी। और सर किस डिजीज में आप इसको रेकमेंड करना चाहेंगे? हिबिस्कस जी, इसको जपा बोलते हैं, जपा संस्कृत में। ओके। तो हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस इसका लैटिन नेम है। चाइना में तो इसके बालों को रंगने के काम भी लिया जाता है, तो इंडिया में भी इसको इस काम के लिए यूज़ करते हैं, बालों को रंगने के। तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हैं, एंटी एजिंग है, ठंडा है, शीतल है। जैसे रोज़ बताया वैसे ही हिबिस्कस है, तो उसके भी शीतलता बहुत ज़्यादा है, ठंडक करता है। एसिडिटी में, अल्सर्स में, कोलाइटिस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर में कर सकते हैं। और एंटी एजिंग है, आईज़ के लिए बहुत अच्छा है। ओके। तो लोकल एप्लीकेशन के लिए जख्मों के ऊपर इसका रस निचोड़ सकते हैं। कोई वर्म इन्फेस्टेशन है उसमें भी आप, जैसे मैगट पड़ जाते हैं किसी को, इसके रस से उसको साफ कर सकते हैं। जो किसी को वुंड जख्म हील नहीं हो रहा, इसके रस से उसकी हीलिंग जल्दी हो जाती है, क्योंकि नेचुरल विटामिन सी भी है इसमें और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत है ही है। तो हिबिस्कस के बहुत फायदे हैं जी। इसी तरह से आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियाँ जिसके फायदे नहीं होता है, ऐसी कोई औषधि नहीं है। I don't know कि इतने सारे बेनिफिट्स हमें हमारी नेचुरल हर्ब से मिल रहे हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों ने इनको छोड़ के और ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल चीजें लेना शुरू कर दिया है, जिससे बॉडी खराब भी हो रही है, पैसा भी जा रहा है और मतलब जो कहते हैं ना इंडियन लोकल, वोकल फॉर लोकल, वो चीज भी कहीं छूट रही है।
सही बात है। और साथ ही जैसे सर हिबिस्कस का आपने हेयर के लिए बताया, ऐसे ही रोजमेरी भी बहुत ट्रेंडिंग है। रोजमेरी ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, तो उसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और क्या वो भी चाय की फॉर्म में अवेलेबल है? रोजमेरी को भी यूज कर रहे हैं सेम, इसका भी रोजमेरी जो प्लांट है उसमें पत्तियां ही होती हैं, उसमें फ्लावरिंग नहीं है। ये एक हर्ब है और ज्यादातर ये हिमाचल का पौधा है। ओके। लेकिन यहाँ तक नीचे तक लग जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बारिश से बचाना पड़ता है। बारिश के मौसम में ये पौधा खराब होता है। ठंड से भी बचाना पड़ता है इसको? नहीं, ये ठंड में इसको कोई दिक्कत नहीं होती। ठंड में अच्छा ग्रो करता है। गर्मी से बचाना पड़ता है इसको? बारिश में स्पेशली जब पानी ओवर वाटरिंग मैंने ट्राई किया रोजमेरी को अपने घर में लगाने का, और 2-4 बार वो बड़ी मुश्किल से मतलब बच नहीं पाया, पर अभी मैं ट्राई करूंगा बारिश से बचाने की। हाँ, बारिश के मौसम में खराब होता है सबसे ज्यादा। ये पौधे बारिश के मौसम में खराब होते हैं, बाकी टाइम में अच्छा ग्रो करते हैं। और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है इसका, बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें इसको उबाल के इसको पानी बना के सीधा डायरेक्ट बालों में लगा लेते हैं, तो हेयर ग्रोथ और नए बाल भी उगाते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, हालांकि हमारे दोनों के ही बाल नहीं है। हमें तो लगाना चाहिए। बिल्कुल, हमें लगाना चाहिए। सही बात है। एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है ये रोजमेरी जो है। रोजमेरी का ऑयल जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। मैं हाँ जी, यूरोप में कई बार गया हूँ, तो रोजमेरी वहाँ का प्लांट है। तो रोजमेरी ना पहाड़ों में उगता है, ठंडे इलाके में, ठंडे में। तो रोजमेरी वहाँ पे यूरोप में लोग काफ़ी यूज़ करते हैं फॉर एसेंशियल ऑयल के पर्पस से, खुशबू के लिए, और चाय भी काफ़ी यूज़ होती है। बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। हाँ, नुकीले से इसके वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं कैसे? हाँ जी, पत्तियां लंबी पत्तियां लंबी पत्तियां है ना, छोटी छोटी। हाँ जी, तो वो पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है या होल प्लांट? पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी चाय थोड़ी गर्म है आयुर्वेद के हिसाब से, गर्मी से वो इसके लिए अपना जो दमा हो गया, अस्थमा हो गया, कफ हो गया, तो उसके लिए भी रोजमेरी की चाय काफ़ी अच्छी है। जैसे तुलसी है, तुलसी के साथ इसको कंबाइन किया जा सकता है ना। तो तुलसी और रोजमेरी की चाय का कॉम्बिनेशन बन जाए तो किसी को ऐसा जो कफ है, फ्लू है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं जी। तो जिन लोगों को पित्ता से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको नहीं लेना चाहिए? इतना ज़्यादा पित्त नहीं बढ़ाती है, ओके, बैलेंस्ड है, परंतु कफ के लिए अच्छा है। जैसे एक वसाका, एक जड़ी बूटी है आयुर्वेद में, वासा, वो बहुत ठंडी है परंतु कफ के लिए बहुत अच्छी है जी। तो इस तरह से कुछ द्रव्य होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसको विचित्र वीर्य प्रत्यरब्ध बोलते हैं, जो कि उनके जो टेस्ट या जो रस होते हैं या वीर्य होते हैं वो ठंडे तासीर, जिसको तासीर बोलते हैं आम भाषा में, जो तासीर होती है वो ठंडी होने के बावजूद भी शीतलता वाले रोगों में कामयाब है जी। जैसे वासा जो होता है ना, जैसे कुमारी एलोवेरा है जी, वो शीतल होने के बावजूद भी कई ऐसे रोगों में अच्छा काम कर दिए। मुलट्ठी है, मुलट्ठी ठंडी है परंतु खांसी के लिए अच्छी है। मुलट्ठी आपने सुना होगा? जी जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने बताया था कि पवन जी आप हार श्रृंगार के भी पत्ते का प्रयोग करते हैं कि हार श्रृंगार पत्ते या फिर फूल? हार श्रृंगार के पत्ते और फूल पूरा ही पौधा जो है, हार श्रृंगार का पौधे के जो हमारे यहाँ पे माइथोलॉजी में है, ये पौधा जब सागर मंथन हुआ था तो वनस्पति जो निकली थी वो वनस्पति हार श्रृंगार का पौधा जो है वो, ये इसका महत्व पुराना है। अच्छा। और कुछ लोग ये मानते हैं ये इंद्रलोक का पौधा था, वहां से ये नीचे लाया गया था। इसका हर पार्ट यूजफुल है जी। इसका पत्तों को उबाल के चाय पी सकते हैं, जो बुखार में काम आते हैं। गला खराब होने पे इसके पत्तों को उबाल सकते हैं। और फूल इसके जो हैं वो घुटनों के दर्द के लिए काम आते हैं। घुटनों के दर्द में उसको कुछ लोग खा भी लेते हैं, उसको फूलों को खा लेते हैं, सुखा के खा लेते हैं। ये अमल और क्षार दो चीजें होती हैं ना, तो ये क्षार है पौधा।
मतलब एसिडिक एंड अल्कलाइन, एल्कलाइन, इट इज अल्कलाइन। एल्कलाइन है ये पौधा, एल्कलाइन है। सबसे ज्यादा आजकल अमल और क्षार लोगों को समझ में नहीं आता। जी सर। हाँ, अंग्रेजों ने हमें इतनी अंग्रेजी पढ़ा दी है कि हमें एसिडिक एंड अल्कलाइन बहुत जल्दी समझ में आता है, और अम्ल और क्षार जो है वो जल्दी समझ में नहीं आता। तो क्षारीय है ये अल्कलाइन। हाँ जी, ये एल्कलाइन है। एसिडिटी जहाँ भी बढ़ी हुई है वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ये मैंने अपने घर के आसपास काफ़ी प्लांट्स लगाए हैं, लगभग 150 के आसपास, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो हर क्लाइमेट के मैं अपने लगा देता हूँ, हर जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ ले आता हूँ। तो हार श्रृंगार भी 5-7 पौधे लगाए हुए हैं, वृक्ष बन गए, बड़े हो गए। तो बहुत बड़े वृक्ष नहीं बनते, मतलब 15 से 20 फुट तक की हाइट, 15-20 फीट तक हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं, जो सफाई कर रहे हैं, या कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं जो घास काट रहे हैं, उनको जब भी मैंने देखा ना, इसके अमलतास कह रहा हूँ, हार श्रृंगार के पत्ते तोड़ करके तो चबा रहे होते हैं। तो मैंने पूछा, मैं क्यों खा रहा है भाई, क्या हुआ तुझे? कहता जी मुझे बुखार सा था, तो ये बुखार के लिए अच्छा है। सो कॉमन लोग जो हमारे भारतवर्ष के हैं, हार श्रृंगार के पत्ते बुखार में, बॉडी एक्स में, पैरासीटामोल नहीं खाते, हार श्रृंगार के पत्ते खाते हैं। तो हम लोग क्यों पैरासीटामोल खाते हैं? हम भी ट्राई करें। हार श्रृंगार कॉमन है, बहुत जगह लगा है, और बड़े अच्छे फ्लावर्स हैं, बड़ी अच्छी, देखने में बहुत सुंदर लगता है। सो नर्सरी में मिल जाता है, सो यू कैन पुट इट इन योर होम। ये फूल शाम को खिलते हैं, सुबह गिर जाते हैं सारे। हाँ, अच्छा। तो इसको हम यदि इकट्ठा करना होता है तो हम इसके नीचे बिछा देते हैं, पॉलिथीन बिछा देते हैं ताकि वो साफ सुथरे रहें फूल। बहुत सारे लोग मंदिर में भी चढ़ाते हैं इसके। बेनिफिट है इन फूलों का भी, या इसके पत्ते ज्यादा फूलों को घुटने की दर्द में लोग खाते हैं, फूल ही खाते दर्दों हैं। में, दर्दों में, पेन स्पेशली जहाँ पेन किलर का काम करते हैं। वंडरफुल, बहुत अच्छा है ये। तो कोई भी पेन हो, सर्वाइकल हो, बैक पेन हो, घुटनों में किसी भी दर्द तरह का पेन हो, तो इसे डायरेक्ट भी खाया जा सकता है, या डायरेक्ट ही खाते हैं, डायरेक्ट, या चाय बना के पी लो, या उसके पत्तों को सुखा लो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, सूखे पत्ते जो है उसको किसी डिब्बे में ले गए, वहाँ पे काढ़ा बना करके पी लिया, तो आपके बॉडी पे पेन नहीं होंगे, इन्फेक्शन भी नहीं होंगे। जितना ज्यादा इसके बारे में जानते हैं ना, आयुर्वेद के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में, उतना अचंभित मैं तो हर बार होती हूँ कि हर एक चीज के इतने बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इनको रूटीन में ही लेना शुरू कर दो तो मुझे लगता है कभी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हमारे पास बहुत सी मेडिसिन अवेलेबल हैं, ये डायरेक्ट हर्ब्स की भी डायरेक्ट मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो क्या इनमें क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट प्लांट को लेना, उनकी पत्ती को लेना, या मेडिसिन को लेना, क्या फर्क है? कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि वो हम दवाई ये क्यों ले, जैसे बेल है, डायरेक्ट बेल क्यों ना ले, बेल का चूर्ण क्यों लेना है, या ये पैक्ड मेडिसिन क्यों लेना है? तो अंतर क्या है दोनों में? मैं बताता हूँ, ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, परंतु पोटेंसी का फर्क पड़ जाता है। नंबर 1 पोटेंसी, नंबर 2 की बेल कहाँ पे लगा है। प्लांट अगर मान लो कोई रोड साइड अर्जुन है, अब अर्जुन का वृक्ष लोगों को पता लग गया कि उसकी छाल जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी है, तो अर्जुन के वृक्ष सड़क के किनारे लगे हैं। तो सड़क पे तो कितने व्हीकल चल रहे हैं, उसमें कितना लेड, आर्सेनिक, क्या क्या उड़ रहा है, उसमें कितने जो केमिकल्स हैं उसमें से निकलते हैं व्हीकल्स में से, वो सब कहाँ जाके चिपकते हैं? अर्जुन की छाल के अंदर चिपक जाते हैं, अंदर चले जाते हैं पेनिट्रेट, तो वो आपके ब्लड में चले जाते हैं, तो सारे हैवी मेटल आपके ब्लड में जा रहे हैं। तो अर्जुन का छाल अगर लेना है, उसका सोर्स क्या है? क्या वो प्लांट, कोई भी प्लांट अगर आपने लेना है, वो कहाँ उगा है? क्या किसी फैक्ट्री में तो नहीं उगा? क्या किसी ऐसी फैक्ट्री में तो नहीं जहाँ पे बहुत सारे हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स हैं? तो क्या मतलब कि सड़क से दूर हो, जंगल में हो तो चल जाएगा। सो जंगल की उगी हुई जड़ी बूटी, तो या घर में उगी हो, विदाउट पेस्टिसाइड हो, विदाउट केमिकल्स हो। दूसरा, उसकी ईज ऑफ कंजम्पशन। अगर मान, जैसे मैंने बताया, हार श्रृंगार अब नहीं है किसी के पास, तो हमने उसकी टैबलेट बना दी, उसको कंसंट्रेट कर लिया। कई बार ऐसे होते हैं ना, पत्ते ले लिए, पत्ते को इतना कंसंट्रेट कर दिया कि वो एक टैबलेट की तरह असर करेगी। अदरवाइज आपको 4 पत्ते खाने पड़ेंगे, अदरवाइज एक गोली खाने, कन्वीनियंस होगी ना। अब गोली खाने आसान है कि पत्ते खाने आसान? तो एक आसान, कई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, नहीं चबा पाते पत्ते, तो एक टैबलेट ली और बात खत्म।
ट्रैवल करना है, किसी ने जाना है आना है, तो टैबलेट की फॉर्म में वो ले जाए। अगर उसी को एक और फॉर्म है, उसको और कंसंट्रेट फॉर्म है, उसको एक्सट्रैक्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी की जो गांठ है उसमें 5-7% करक्यूमिनॉइड्स होते हैं जो उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। हम उसको स्टैंडर्डाइज कर करके 95 तक ले जाते हैं। सो 95% करक्यूमिनॉइड जो है वो उसका हम कैप्सूल बना देते हैं। तो इट बिकम्स वेरी पावरफुल। जोड़ों के दर्द है, पेन है, बैक पेन है, किसी को नहीं आराम आ रहा हार श्रृंगार से, क्योंकि वो बहुत माइल्ड है ना, तो नेचुरल तो है पर माइल्ड है, तो इसलिए हम करक्यूमिन का स्ट्रॉन्ग कैप्सूल भी दे देते हैं। करक्यूमिन तो डॉक्टर उसमें कैंसर में भी तो इस्तेमाल होता है। कैंसर में तो मेरे ख्याल है अब कैंसर पे रिसर्च भी काफी हो चुकी है इस करक्यूमिन के ऊपर। आप चैट जीपीटी से पूछ लें कि क्या करक्यूमिन जो है कैंसर में क्या इसका रोल है, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स पता लगेंगे। गूगल से पूछ लें। तो करक्यूमिन पे ऊपर तो प्रॉपर पेपर बहुत पब्लिश हो चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी कर रहे हैं आपके करक्यूमिन खाओ। तो करक्यूमिन अच्छी क्वालिटी का कहाँ से कौन सी कंपनी बना रही है आम लोगों को नहीं पता। तो रिलायबल सोर्स क्या है, जो ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, जो अच्छी जगह पे जहाँ पे खेती हो रही है वहाँ से करक्यूमिन इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब हल्दी इकट्ठा करके फिर करक्यूमिन बना रहे हैं। करक्यूमिन 95 में 95 ही डाल रहे हैं या 95 नहीं डाल रहे। जैसे गोल्ड है, हमें गोल्ड, हमारे जितने फैमिली में रिलेटिव्स हैं गोल्ड का काम करते हैं, तो अगर गोल्ड 22 कैरेट है या गोल्ड 24 कैरेट है या गोल्ड 20 कैरेट है, आपको तो नहीं पता लगेगा, है ना। आपको तो ज्वेलर के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा ना, ट्रस्ट करना पड़ेगा। विश्वास वाला काम है, ज्वेलरी है ही विश्वास। आप जाते ही उसी ज्वेलर के पास है जिस पे आपको विश्वास हो। बिल्कुल। तो वैसे ही ये आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग का भी यही काम है कि अगर आप, इट इज लाइक अ डॉक्टर पेशेंट। अगर डॉक्टर ने दवाई बनाई है तो पेशेंट को ठीक करने के लिए, बिल्कुल, बेचने के लिए नहीं। जैसे आप बना रहे हैं, आप अपने पैशन से बना, वो हर्बल टीज बनाते हैं तो आपका पैशन है, बिल्कुल, है ना। आप बेचना तो नहीं चाहते उनको, ना ही उनसे कोई पैसे की अर्निंग करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीछे, जिसकी मंशा ये होगी, जो डॉक्टर होगा किसी फैक्ट्री के पीछे अगर कोई डॉक्टर हो ना, तो ज़्यादातर उनकी मंशा यही होती है कि मैं पेशेंट से, चलो पैसे तो लेगा ही लेगा, बिल्कुल, पैसे तो सारी दुनिया कमा रही है, परंतु एटलीस्ट वो ये सोचेगा कि मैं इसको ऐसी दवाई दूं जिससे ये ठीक हो और जिससे इसको अच्छी क्वालिटी मिले। तो ये मंशा हमेशा रहेगी। तो जैसे आपने करक्यूमिन की बात की, जो 95% करक्यूमिन की आपने बात की, तो इसका मतलब कि आधा किलो या 1 किलो हल्दी से जितना आपको मिलने वाला है वो आपको 1 या 2 कैप्सूल या टैबलेट से मिल जाएगा बेनिफिट उसका? हाँ, नहीं, आधा किलो और 1 किलो का नहीं आएगा, थोड़ा मतलब 50 ग्राम लगा लो, 100 ग्राम लगा लो। ओके, तो क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं कंज्यूम करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड। और सर, आपका बैकग्राउंड, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर थे और अभी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आपको जानकारी हो गई है इन प्लांट्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में, तो ये नॉलेज कैसे, कहाँ से आप सोर्स कर रहे हैं? आपकी एजुकेशन भी नहीं है और आपका प्रोफेशन भी नहीं है, फिर भी यू नो अ लॉट अबाउट दीज प्लांट्स। ये ऐसा है जी, जब हमने ये काम शुरू किया, जब इसमें घुस ही गए, तो धीरे धीरे नॉलेज जो है वो इकट्ठी होती रही। हमने पहली बार, सबसे पहले जब हम पतंजलि गए, हरिद्वार में उनकी नर्सरी है, उनके वहाँ से कुछ हर्बल प्लांट्स वगैरह हम लेके आए, तो वो लगाना शुरू किया। उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बना, उसी तरह से फिर आगे आगे और हम प्लांट्स कहीं से भी हमें ढूंढते हैं, मिलते हैं, वो हम लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ एक तो जैसे अश्वगंधा ही है जी। अश्वगंधा इज ए वीड। नॉर्मली हम इसको खेत में यदि देखेंगे तो ये एज ए वीड उगती है जी। लेकिन इसकी खेती की जा सकती है, इसको, इसकी जड़ें यूज होती हैं। और डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि अश्वगंधा का कितना अच्छा बेनिफिट है और क्या क्या बेनिफिट है। अश्वगंधा की जड़ जो है, देखो, न्यूरोपैथी के लिए, नर्व्स के लिए, जिसकी नर्व्स वीक है, जैसे शुगर में, जिसकी शुगर की वजह से जिसके जो मसल्स वीक हो गए, मसल वीकनेस में शुगर की वजह से जैसे नर्व्स वीक हो गई, या शुगर ही है किसी को, तो मसल बेचारे के टांगे दुखती रहती हैं, जिसको शुगर हो जाती है, पीठ दुखती रहती है, बॉडी एक थकावट वगैरह, हमेशा ही कहता है कि मेरे को थकावट लग रही है, तो उसको अश्वगंधा अश्व की तरह मजबूती देता है, ठीक है ना।
तो वो उसका नाम ही अश्व से आया है ना, ये अश्व घोड़े की गंध जैसा पौधा। हाँ, घोड़े उसके ना घोड़े की गंध जैसी आती है उसमें हाँ। से, जो खुशबू उसकी है घोड़े की तरह ओके प्लांट में से आती है। तो उसमें विदानोलाइड एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है, नेचुरल, ईश्वर की तरफ से ऐसे स्टीरॉइड डाले गए जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो भी यूज कर सकते हैं। मसल एक्सेंट भी है, मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए। प्रोटीन पाउडर के लोग प्रोटीन पाउडर बहुत पीते हैं, अश्वगंधा का 1 चम्मच खा के देखें तो उनको पता लगे डिफरेंस, है ना, जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। और अश्वगंधा जो है स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। ओके ऐसे भी कई बॉडी बिल्डर्स हैं, बॉडी तो बहुत अच्छी है पर उनका पेट नहीं कम हो रहा, है ना, 6 पैक नहीं बन रहे क्योंकि स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही अच्छे से। अश्वगंधा यूज करना शुरू करें, उनका पेट कम होना शुरू हो जाएगा और मसल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। वंडरफुल। तो ये अश्वगंधा का ये कमाल है। नींद बहुत अच्छी आती है। स्ट्रेस जो है, पहले लोग कहते थे, मेरे पास पेशेंट आते हैं कि पहले मेरे को बहुत स्ट्रेस होता था, मेरे को एंग्जाइटी होती थी, नींद नहीं आती थी। विदानिया सोमनीफेरा इसका नाम है, सोमनोलेंस। सोमनीफेरा मतलब जिसको इनसोमनिया से जो ठीक करे, इनसोमनिया मतलब जिसको नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। तो इसका नाम ही सोमनीफेरा है, जो नींद लाने वाला। तो स्ट्रेस दूर कर देता है, रिलैक्स रहता है पेशेंट, उसके मसल रिलैक्स रहते हैं, जो यहाँ पे जकड़न, यहाँ पे थकावट, वो सब दूर हो जाती है। अश्वगंधा तो मेरे गला, तो हमारे कैप्सूल्स भी आते हैं अश्वगंधा के, पाउडर भी मैं देता हूँ। सर पवन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो आपकी जर्नी पार्ट 2 शुरू हुई है नेचर के साथ, क्या लेसन या क्या लर्निंग आपने इससे ली है, और जो आप चाहते हैं कि हमारा यूथ ज़रूर इसको समझे और फॉलो करे? इसमें सबसे ज़्यादा तो माइंड इतना रिलैक्स रहता है जब आप अपने खेत में कोई पौधा लगा के उसको ग्रो करता देखते हैं, तो जो सेटिस्फेक्शन है वो ऐसी ही है जैसे आपने अपने बच्चों को ग्रो किया और वो जब बड़ा अच्छे से कोई नाम कमाते हैं जी। ये सेटिस्फेक्शन बिल्कुल वैसी ही सेटिस्फेक्शन है। रादर वो आपसे मांगते कुछ नहीं है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे आप वो कंप्लेंट नहीं कर रहे, लेकिन आप उनकी देखभाल करना है। आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है इस काम में वो बहुत ही मैं क्या कैसे मतलब ये आप फील कर सकते हैं, ये आपको फील करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी कि वाकई जो पौधे को उगाना या पौधे को ग्रो करना क्या होता है। जब आप उसमें साथ में बैठते हैं उसके, तब ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस किया है मैंने इस चीज़ को। तो हमने आंवले का पेड़ लगाया, जो इतना सा था, जो छोटे छोटे आंवले के पौधे लगाए, जब 1-1 फुट के, 1.5 फुट के। तो जब वो 8-10 साल हो गए, 8-10 साल बाद मैं हर बार बोलता था माली से, माली यार इसमें फल कब आएगा, फल कब आएगा। तो एक बार फल आ गया, तो एक फल आया पहला, तो हम लोग खुशी से झूम उठे, बहुत नाचे कि यार कमाल है, उन्होंने फल आ गया। इसी तरह जामुन के पेड़ में फल आया, सीताफल में जब फल आया, इस तरह से काफी मैंने प्लांट्स लगाए। जी, आपकी तो आई थिंक एक वीडियो भी है उस पेड़ के साथ जो आपने लगाया, और अब तो काफी भरा पूरा है वो, बहुत सारे फल हैं उस ये पवन जी की बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत लगाव हो जाता है, और स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस बस्टर है। और आजकल का यूथ कम्प्लीटली स्ट्रेस में है, तो आई थिंक ये गुड करियर ऑप्शन भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, और जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी तो और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सर, क्योंकि आप फॉरेन में भी बहुत जाते हैं और आयुर्वेद को वहाँ पर लेके जा चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फॉरेनर्स के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आयुर्वेद को लेके? उनमें कितना क्रेज है, वो कितना मान रहे हैं कि यस इट इज़ समथिंग? फॉरेन में आयुर्वेद अब प्रचार प्रसार तो काफ़ी हो रहा है, मैं खुद भी जाता हूँ, लोग बहुत उत्सुक हैं इसको जानने के लिए। हम पढ़ाते हैं वहाँ पे, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मेरी एकेडमी भी है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर्स भी हैं, तो इससे पता लगता है कि कितनी क्यूरियोसिटी है और कितनी पुरानी साइंस को, इतनी हमारी आयुर्वेद की साइंस को बहुत वैल्यू करते हैं। तो हम लोग उनके वहाँ के प्लांट्स भी पढ़ा रहे हैं, जैसे रोजमेरी हो गया या इस तरह के जो वहाँ पे उगते हैं प्लांट्स। वो हमारे इंडिया में भी उगते हैं, पर बहुत हिमालय के ऊपर चोटियों पे वो प्लांट्स हैं। तो बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत एक्साइटेड है वो लोग। वहाँ पे हर्बल टीज का ट्रेंड बहुत है, जैसे पवन जी ने बताया ना कि फूल इकट्ठे कर लो और ये सब चीज़ें इकट्ठी करके वो लोग डेली
आसपास अपने गार्डन्स में से या अपने फॉरेस्ट में जा करके कुछ ना कुछ पत्ते ले करके आते हैं और उसी की चाय पीते हैं। और ये निकोटीन वाली चाय नहीं पीते, कॉफ़ी जरूर पी लेते हैं और अपना नशा उससे कॉफ़ी से पूरा कर लेते हैं। जी। ब्लैक कॉफी पीते हैं ज्यादातर लोग जो हैं बाहर, या ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी डायरेक्ट यूज करते हैं। दूध वाला काम नहीं, दूध नहीं ज़्यादा, दूध नहीं डालते उसमें, दूध और चीनी भी नहीं डालते, दोनों ही चीजें जो उससे फिर उनका बचाव हो जाता है, बीमारी बचाव हो जाता है। बिल्कुल। परंतु जो कॉफ़ी है या चाय है या मिल्क फ्री भी जो है, वहाँ के कल्चर में या मेडिकल कल्चर में तो बोलते हैं कि बहुत ठीक है, इतनी बुरी नहीं है हेल्थ के लिए, परंतु आयुर्वेद के हिसाब से गर्म है और ड्राई है। तो कुछ लोग जो ब्लैक कॉफ़ी भी पीते हैं, गर्म तो है, उत्तेजक बोला गया, उत्तेजना करती है, हीट प्रोड्यूस करती है एकदम से, तो एक बार स्टिमुलस हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, नींद उड़ जाती है ना। परंतु उसके बिना भी आप उत्साह से भरपूर हैं तो बेटर है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ आए और इतनी सारी आपने नॉलेज और इतना अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया। और विक्रम सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने और नॉलेज में हमारे इजाफा किया। एंड आई होप कि और वीडियोस हम आप दोनों के साथ इसी तरह से बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।